वेलकम टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैकबोर्ड क्लास 12 का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था और इसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो अगर ये दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आए तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल वैभव और समृद्धि का युग रहा। ठीक है, गुप्त काल में भारतीय इतिहास में ये काफ़ी वैभव और समृद्धि का काल रहा। कला के सभी अंगों जैसे स्थापत्य, मूर्ति, चित्रकला में मौलिक अभिव्यक्ति पाई जाती है। कला के जितने भी अंग है, स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण, मूर्ति कला, चित्रकला, साथ में नृत्य, संगीत, सभी में क्या हुआ, विशेष समृद्धि रहा इस काल में। गुप्तों के सुसंस्कृत और उन्नतिशील युग में कला ने अधिक सुंदर रूप प्रस्तुत कर लिया। ठीक है, गुप्तों का जो सुसंस्कृत और उन्नतिशील युग था, इसमें कला के जितने भी अंग थे उन्होंने काफ़ी सुंदर स्वरूप ग्रहण कर लिया था। गुप्त कला निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। ठीक है, गुप्त काल को निम्नलिखित भागों में यानी गुप्त काल के जो कला थे, स्थापत्य कला, मूर्ति कला को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला आता है वास्तुकला, दूसरा मूर्ति कला, तीसरा चित्रकला और चौथा संगीत कला। ठीक है, वास्तुकला में आपका स्थापत्य कला के बारे में बताया जा रहा है, यानी भवन निर्माण की शैली, मूर्ति निर्माण की शैली, चित्र निर्माण की शैली और संगीत रचना की शैली। ठीक है, अब हम आगे आगे इसकी व्याख्या को देखेंगे। स्थापत्य कला में जो सबसे पहला आता है वो है राजप्रसाद। ठीक है, स्थापत्य कला मेन पॉइंट हो गया, उसके ये सब पॉइंट है। राजप्रसाद, राजप्रसादों के कमरे चित्रों से अलंकृत होते थे। ठीक है, यानी राजप्रसादों के जो चित्र होते थे, उन कमरों होते थे, उनमें कमरे में काफ़ी चित्र अलंकृत होते थे। अमरावती एवं नागार्जुनी गोंडा राज में प्रसादों के चित्रों से पता चलता है। ठीक है, ये हमको अमरावती और नागार्जुनी गोंडा के राजप्रसादों से पता चलता है। वहाँ अनेक मंजिलों की भव्य इमारतें थी जिसमें विभिन्न प्रकार की अलंकृत खिड़कियाँ थी। साथ ही वहाँ पे जो भव्य इमारतें थी उनकी खिड़कियों में भी काफ़ी नक्शे डिजाइन किए हुए मिलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो स्तंभ। इस युग में कीर्ति स्तंभों, ध्वज स्तंभों, स्मारक स्तंभों आदि का भी निर्माण हुआ। ठीक है, कीर्ति स्तंभ हो गया, राजा अपने कीर्ति के लिए, शौर्य के लिए जो स्तंभ बनाता था। ध्वज स्तंभ, राज्य का ध्वज को फहराने के लिए जो बनाया जाता था। स्मारक स्तंभ, जिसमें राजा अपने पूर्व के राजाओं के प्रति श्रद्धा ज्ञापन करते थे या फिर अपने राज्य के जो सैनिक बल होते थे उनके लिए। ठीक है, इस युग के जो स्तंभ होते थे वो चतुष्कोणीय, अष्टकोणीय तथा बहुकोणीय होते थे। स्तंभ 4 कोणीय भी होता था, 8 कोणीय होता था और बहुकोणीय भी होता था। स्तंभों के शीर्ष पर प्रायः गरुड़ या सिंह की मूर्तियां निर्मित की जाती थी। ठीक है, स्तंभों का जो शीर्ष होता था ऊपर में गरुड़ या सिंह की मूर्तियां निर्मित की जाती थी। और भीतरी के स्तंभ इस युग के स्तंभ निर्माण कला के सर्वोत्तम उदाहरण है। और भीतरी नाम का यहाँ पे जो स्तंभ जगह है, वहाँ पे जो स्तंभ मिलता है वो स्तंभ कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। तीसरा पॉइंट है गुहा वस्तु। ठीक है, पूर्ववर्ती युग की तरह इस युग में भी स्तूप, चैत्य, दरिगृह, विहार और मठों का निर्माण हुआ, परंतु इस युग में गुहा वस्तु की अभूतपूर्व विकास हुआ। ठीक है, ये सभी आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप, चैत्य, दरिगृह, विहार, मठ। ठीक है, परंतु इसमें गुहा वस्तु का भी एक विकास हुआ था इस काल में। हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों की प्रेरणा और प्रश्रय से ये कला विकसित हुई थी। ठीक है, यह उदयगिरी और मांडा की गुफाओं में हिंदू गुहा वस्तु कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है। चौथा जो इसका पॉइंट आ जाएगा स्थापत्य कला के अंतर्गत वो है चैत्य एवं विहार। गुप्त युग में चैत्य और विहारों का निर्माण स्वतंत्र रूप से भी हुआ। ठीक है, स्वतंत्र रूप से हुआ यानी राजा ने ही सिर्फ नहीं करवाया, बहुत से लोगों ने करवाया था। गुप्त युग इन क्षेत्रों और विहारों के अवशेष सांची, सारनाथ, बोधगया आदि स्थलों से प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन स्तूपों का आधार वर्गाकार
और गोलाकार होता था। जो गुप्त काल में जो स्तूप बनाए गए थे उनका आधार वर्गाकार होता था या फिर गोलाकार होता था। अब देखेंगे 5वां पॉइंट, मंदिर निर्माण कला। ठीक है, मंदिर निर्माण कला की दृष्टि से यह युग विशेष उल्लेखनीय है। ठीक है, गुप्त काल का जो स्थापत्य कला आता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो वो है मंदिर निर्माण कला। मंदिर निर्माण कला इस युग में काफ़ी उल्लेखनीय था, यानी मंदिरों का निर्माण काफ़ी ही उत्कृष्ट तरीके से किया जाता था। इस युग के मंदिरों की विशेषता चलिए देखते हैं क्या क्या था। इस युग में जो मंदिर होते थे उनका गर्भगृह और मंडल के चारों ओर ढका हुआ प्रदक्षिणा पथ होता था। ठीक है, गर्भगृह हो गया आपका जहाँ पे भगवान का वास होता था। ठीक है, और उसके चारों ओर मंडल और ढका होता था। ठीक है, जिसमें प्रदक्षिणा पथ यानी गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाने का एक रास्ता बना होता था। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, मंदिर की छत स्तंभों पर आधारित होती थी तथा स्तंभ का शीर्ष अलंकृत होता था। मंदिर का जो छत होता था वो स्तंभों पर आधारित होता था। ठीक है, स्तंभ के कारण ही वो खड़ा रह पाता था और स्तंभ पर काफ़ी अलंकृत डिजाइन किए हुए होते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मूर्ति कला। मूर्ति कला यानी दूसरा पॉइंट, ठीक है, वो स्थापत्य कला के अंतर्गत आता था जितना। अब दूसरा पॉइंट है मूर्ति कला। तो मूर्ति कला की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से है। पहला जो आपका मूर्ति कला की विशेषता है वो है इस युग के कलाकारों ने शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य का भी चित्रण किया। ठीक है, भावों की अभिव्यक्ति पर विशेष जोर दिया। ठीक है, मूर्ति ऐसे बनाया जाता था उन लोगों के द्वारा जैसे लगता था मूर्ति अपने आप में अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहा है। दूसरा पॉइंट इसमें आएगा, इस युग के पूर्व की मूर्तियां सघन वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत है, परंतु इस युग के कलाकारों ने शारीरिक प्रदर्शन के लिए भी वस्तुओं का उपयोग किया है। अर्थात इस युग के पूर्व की जो मूर्तियां थी उसमें सघन वस्त्र आभूषण से ये अलंकृत होता था और इसमें शारीरिक प्रदर्शन के लिए भी इस युग में क्या होता था, कलाकारों ने शारीरिक प्रदर्शन के लिए भी वस्तुओं का प्रयोग किया है। तीसरा इस काल की जो मूर्ति कला की विशेषता थी वो है इस युग के पूर्व की प्रतिमाएं पशु पंछी और वनस्पतियों से घिरी हुई दिखाई जाती थी। ठीक है, गुप्त काल के जो पूर्व की प्रतिमाएं थी उसमें पशु पंछी और वनस्पति से घिरी हुई दिखाई देती थी, परंतु इस युग के कलाकारों ने पशु पंछियों और वनस्पतियों का प्रयोग फलक के किनारे को अलंकृत करने के लिए किया। लेकिन इसमें क्या किया उन्होंने, मूर्ति के आसपास जो फलक होता था उसको अलंकृत करने के लिए उन्होंने पशु पंछी और वनस्पति का उपयोग करना शुरू कर दिया। इस युग में अभाव के अभिव्यंजना अधिक सशक्त पूर्ण ढंग से हुई। ठीक है, इसमें किसी मूर्ति में अभाव की जो अभिव्यंजना थी वो अधिक स्पष्ट रूप से प्रकाशित की गई थी। चौथा जो इसका पॉइंट है मूर्ति कला की विशेषता में, तो इस युग के पूर्व की मूर्तियों में उत्तेजनापूर्ण शारीरिक क्रियाओं और सहायकों की अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है। ठीक है, इसमें उत्तेजनापूर्ण शारीरिक क्रियाओं को दिखाया जाता था इस गुप्त काल के पूर्व की मूर्तियों में, लेकिन इस गुप्त काल की जो मूर्तियां थी उसमें शारीरिक और मानसिक अनुशासन और संतुलन दिखाई देता है। पांचवी विशेषता हो गया, इस युग की मूर्तियों का आभा मंडल अलंकृत होता है। ठीक है, आभा मंडल यानी मूर्ति की जो हाव भाव होते थे या फिर उसके पीछे जो एक चक्र बना होता था वो अलंकृत होता था। 6 नंबर पॉइंट हो गया इसका, विदेशी प्रभाव और अलंकार का भारतीयकरण इस युग की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, इस युग की मूर्ति में विदेशी प्रभाव के साथ साथ अलंकार का भारतीयकरण भी हुआ था। अब चलिए हम देखेंगे इसके तीसरा जो भाग है वो गुप्त काल की चित्रकला। ठीक है, तो स्थापत्य और मूर्ति कला के समान इस युग में चित्रकला की भी अपनी प्रकाष्ठा पहुंच गई थी। ठीक है, गुप्त काल में स्थापत्य और मूर्ति कला की तो हमने विशेषता देखी, अब हम चित्रकला की देखेंगे। चित्रकला ने भी इस काल में काफ़ी विकास किया था। इस युग के चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और बाघ की गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, इस युग का जो सर्वोत्तम चित्रकला का उदाहरण है वो अजंता बाघ की गुफाओं में मिलता है। अजंता गुफाओं में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, घृणा आदि सभी प्रकार के भावों को प्रदर्शित किया गया है।
इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उसमें करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, घृणा सभी जो जितने भी मनुष्य के अंदर भाव है उन सभी को प्रदर्शित किया गया है चित्रों की सहायता से। चित्रकारों ने स्त्री पुरुष में शारीरिक अनेक केश विन्यास, मुख्य मुद्रा और भाव भंगिमा का बड़ा ही सफलतापूर्ण चित्रांकन किया है। ठीक है, चित्रकारों ने काफ़ी ही सूक्ष्म तरीके से पुरुष और स्त्रियों के अनेक जो चित्रांकन है वो बनाया है। इस युग की चित्रकला की विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, इसमें अब हम चित्रकला की विशेषताओं को देखेंगे। चित्रकला की जो विशेषता है वो है रूपरेखा की कोमलता। ठीक है, रूपरेखा जो होती थी वो काफ़ी कोमल होती थी। चित्रों की उज्ज्वलता, चित्र देख के ऐसा लगता था जैसे हम किसी के सामने खड़े हुए हैं। और तीसरा है अनुपम भावपूर्णता, और इसमें भावों को काफ़ी ही अच्छे तरीके से दिखाया जाता था चित्र में। ठीक है, अब चलिए हम चौथा पॉइंट देखते हैं, संगीत कला, जो कि गुप्त काल की प्रमुख विशेषताओं में एक था। इस काल में संगीत की भी सर्वांगीण उन्नति हुई। ठीक है, इस काल में संगीत का भी काफ़ी उन्नति हुआ था। वात्स्यायन संगीत के तीनों अंगों गायन, वादन और नर्तन का उल्लेख करते हैं। ठीक है, वात्स्यायन संगीत जो है उसके 3 अंगों गायन, वादन, गाना गाना, उसको प्रस्तुत करना लोगों के सामने, और नृत्य करना, इन तीनों अंगों की उल्लेख करते हैं। इस युग में साहित्य में संगीत और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। इस युग के जो साहित्य हैं उसमें भी विभिन्न प्रकार के संगीत और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त को कुछ सिक्कों में वीणा वादन करते हुए यानी वीणा बजाते हुए दिखलाया गया है। नृत्य एवं अभिनव कला भी काफ़ी विकसित और बड़ी ही लोकप्रिय थी। इस समय नृत्य कला और अभिवादन कला भी क्या थी, काफ़ी लोकप्रिय हुई थी। इस तरह से आपने देखा जो उस समय गुप्त काल की जो चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, संगीत कला जितने भी थे वो सभी काफ़ी चरम पर पहुंचा हुआ था। इसलिए भी गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है और यही इसकी विशेषता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।